Hello everyone, welcome to our channel. I'm your educator Chanchal. प्लांट मॉर्फोलॉजी सीरीज में स्टेम हम पढ़ रहे हैं, तने के बारे में पढ़ रहे हैं, रूट हम डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपको वो लेक्चर्स देखने हो तो आप चैनल पर जरूर देख लीजिएगा. स्टेम का ये पार्ट थर्ड है. पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड हम कर चुके हैं, जिसमें हमने शूट एपिकल मेरिस्टेम सैम को और उससे रिलेटेड थ्योरीज को डिस्कस किया है. और शूट एपिकल मेरिस्टेम के अलावा हमने शूट एपिक्स वहां पर पढ़ा है. क्वेश्चंस बहुत आते हैं, सो ये लेक्चर देखने से पहले आप वो लेक्चर जरूर देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ में आए. और यहाँ पर जितना भी हम पढ़ा रहे हैं वो सभी एग्जाम्स में आपको पूछा जाता है, क्योंकि ये बेसिक बायोलॉजी है. आप कहीं पे भी बैठ रहे हैं, अगर आपके एग्जाम के सिलेबस में बायोलॉजी है, वहां पर बॉटनी में प्लांट्स के बारे में है, तो ये आपको वहां पर यूजफुल होने वाला है. तो इस लेक्चर में जो है आज हम प्राइमरी स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं. तने की जो प्राथमिक संरचना है वो कैसी होती है वो हम देखने वाले हैं. तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं. अगर हम स्टेम की प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तने की प्राथमिक संरचना की बात करते हैं, तो हम वहां पर तीन तरीके के टिश्यू सिस्टम देखते हैं, तीन उत्तक तंत्र देखते हैं. डर्मल सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेसिकुलर सिस्टम. सबसे पहले अगर हम डर्मल सिस्टम की बात करते हैं तो ये किससे ओरिजिनेट होता है, कौन इसे बनाता है? तो ये ओरिजिनेट होता है फ्रॉम सरफेस लेयर ऑफ सैम. तो जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है उसकी जो सरफेस लेयर्स होती हैं, आउटर लेयर्स, उससे डर्मल सिस्टम बनकर आता है. और ये डर्मल सिस्टम क्या बनाएगा? एपिडर्मिस बनाता है. इसमें हम किसको देखते हैं? डर्मल सिस्टम में हम एपिडर्मिस को देखते हैं, जो कि आउटर लेयर होती है. आगे हम इसको डिस्कस भी करेंगे. वहीं अगर हम ग्राउंड सिस्टम की बात करते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की बात करते हैं, तो ये किससे ओरिजिनेट होता है? ये ओरिजिनेट होता है दो मेरिस्टेम से. एक है हमारी फ्लैंक मेरिस्टेम और दूसरी है रिब मेरिस्टेम. देखिए, अगर आपको मेरिस्टेम के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो इसका लेक्चर टिश्यू सिस्टम के नाम से बनाया हुआ है, पार्ट 1. आप वो जरूर देख लीजिए, क्योंकि क्या है, आप जब भी पढ़ेंगे रूट के बारे में, शूट के बारे में, लीव्स के बारे में, फ्लावर्स में, सभी जगह आपको ये देखने को मिलेगा. तो टिश्यू सिस्टम आपका क्लियर होना चाहिए, तो आप वो लेक्चर जो है वो जरूर देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है. सो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम किससे बनकर आएगा? फ्लैंक मेरिस्टेम और रिब मेरिस्टेम से बनकर आएगा, जिसमें हम कॉर्टेक्स पार्ट देखते हैं. वहीं अगर हम बात करते हैं वेसिकुलर सिस्टम की, तो ये किससे ओरिजिनेट होता है? प्रोकैम्बियम से. रूट में भी ये चीज हमने देखी थी. तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है. पहला तो ये कि जो डर्मल सिस्टम है वो किससे बन रहा है? आउटर सरफेस लेयर्स जो होती हैं सैम की, उससे बनता है. ग्राउंड टिश्यू सिस्टम किससे बनता है? फ्लैंक मेरिस्टेम और रिब मेरिस्टेम से बनता है. और वेसिकुलर सिस्टम किससे बनता है? प्रोकैम्बियम से बनता है. ये बेसिक क्लियरिटी है. अब हम आगे पढ़ते हैं इनको डिटेल्स में. अब देखिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले एक बार हम इसकी आउटर लाइन जो है वो थोड़ी समझ लेते हैं. देखो, यहाँ पर ट्रांसफर सेक्शंस दिए गए हैं मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स के. ये वाला जो पोर्शन है ये डाइकॉट का है और ये मोनोकॉट स्टेम का है. डाइकॉट स्टेम में जब आप देखते हो, हम डिटेल में भी इस चीज को देखेंगे, आप कौन कौन से पोर्शन हम यहाँ पढ़ने वाले, कैसे वो प्रेजेंट है वो यहाँ पर समझ लेते हैं. देखिए, सबसे आउटर लेयर अगर डाइकॉट के केस में बता रही हूँ, सबसे पहले एपिडर्मिस होती है. ठीक है, ये आउटर लेयर क्या है? एपिडर्मिस है. एपिडर्मिस से नीचे वाला पोर्शन क्या आता है? हाइपोडर्मिस आती है. ठीक है, फिर कॉर्टेक्स पोर्शन आता है. कॉर्टेक्स के अंदर की तरफ ये जो है ये क्या है? हमारी एंडोडर्मिस. और एंडोडर्मिस से अंदर पेरिसाइकिल होती है. पेरिसाइकिल क्या करती है? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को स्टीलर सिस्टम से सेपरेट करती है. हमने रूट में भी ये चीज देखी थी. अब आप यहाँ पर देखिए, पेरिसाइकिल से अंदर की तरफ ये सब क्या है? यहाँ पर वेसिकुलर बंडल्स हैं, जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं. ठीक है. और ऑल्सो डाइकॉट के केस में हमें मेडुलरी रेज भी देखने को मिलती है. ठीक है. और ये सेंटर पोर्शन क्या है? पिथ पोर्शन है. पिथ पोर्शन जो होता है, ये जिसे मज्जा हिंदी में कहते हैं, ये हमें सिर्फ डाइकॉट में ही देखने को मिलता है. देख सकते हो आप, मोनोकॉट में पिथ पोर्शन नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो वेसिकुलर बंडल से ये कैसे हैं? स्कैटर्ड है, बिखरे हुए हैं. ठीक है. यहाँ पर वेसिकुलर बंडल क्या है? रिंग के फॉर्म में है. दिख रहा है आपको? एक वलय के रूप में है. जबकि मोनोकॉट के केस में एक बीजपत्री में क्या है? ये बिखरे हुए हैं. अब जब वेसिकुलर बंडल ही बिखरे हुए होंगे तो वहां पर सेंटर पोर्शन तो कोई होगा ही नहीं, तो पिथ वहां पर प्रेजेंट नहीं होती है. आप अच्छे से इनको देख लीजिएगा ये कैसे बने हुए हैं. अभी हम इनके बारे में डिटेल में देखते हैं. क्लियर है?
तो सबसे पहले हम बात करते हैं डर्मल सिस्टम की। डर्मल सिस्टम जो कि सरफेस लेयर से बनकर आता है सैम के। इसमें सबसे पहले क्या आता है, एपिडर्मिस आती है, क्योंकि जब भी आप देखते हो आउटर लेयर किसकी बनी होती है, एपिडर्मिस ही होती है। सो देखो, एपिडर्मिस जिसे बाह्य त्वचा भी कहते हैं, क्लोजली अरेंज्ड रेक्टेंगुलर सेल्स होती हैं, ठीक है, इस तरीके की ये रेक्टेंगुलर सेल्स होती हैं, क्लोजली कैसे हैं, अरेंज्ड होती हैं। इनकी प्राइमरी वॉल्स यानी कि जो प्राथमिक भित्ति होती है वो कैसी होती है, थिन होती है। क्लियर है, किससे बनकर आती है, तो जब हमने कहा डर्मेटोजन से बनकर आती है। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि एपिडर्मिस जो है वो किससे बनती है, तो डर्मेटोजन से बनती है। एपिडर्मिस लिविंग सेल्स होती हैं और हाईली वैक्यूलेटेड प्रोटोप्लास्ट होता है, यानी कि इनका जो प्रोटोप्लास्ट पोर्शन है उसमें बहुत ज़्यादा वैक्यूल्स होती हैं, रसधानियाँ देखने को मिलती हैं। उसके अलावा न्यूमेरियस माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, अंतःप्रदवी जालिका और स्पैरोसोम्स और गोल्जी बॉडीज हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट हमें इनमें यूजुअली देखने को नहीं मिलता है, ठीक है, लेकिन जो डीपली शेडेड प्लांट्स होते हैं और एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। अब ऐसा क्यों है कि वहां पर होगा, देखो डीपली शेडेड प्लांट्स क्या होगा, ऑलरेडी उन्हें धूप भाई कम मिल रही है, खाना वो कैसे बनाएंगे, तो वहां पर क्या है, इनमें भी हमें क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है एपिडर्मिस में, जिससे क्या होता है, वो एक अडेप्टेशन हो जाता है उनका फूड बनाने के लिए। सेम एक्वाटिक प्लांट्स में भी ये चीज देखने को मिलती है। क्लियर है। नाउ अब इनकी जो सेल्स होती हैं वो केपेबल होती हैं डिवीजन करने के लिए रेडियल प्लेन में, और ऑल्सो टेंजिटियल इनलार्जमेंट भी देखने को मिलता है। यहां तक क्लियर है। अब एपिडर्मिस की जो आउटर टेंजिटियल और रेडियल वॉल्स होती हैं, यानी कि ये इस तरीके की, ये हमारी एपिडर्मिस ऐसी होती है, रेक्टेंगुलर सेल्स हैं, तो ये जो इनकी आउटर और ये जो रेडियल वॉल्स होती हैं इस तरीके से, ये सब इन सब पर क्या होती है, फैटी और वैक्सी सब्सटेंस होता है जिसे क्यूटीन कहा जाता है। और ये क्यूटीन क्या करता है, एक स्पेशल लेयर बनाता है जिसे क्यूटिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्यूटिकल कहा जाता है। अब इस क्यूटिकल की जो थिकनेस होती है वो प्लांट्स में वैरी करती है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर जीरोफाइटिक प्लांट्स की, जो मरुद्भिद पौधे होते हैं रेगिस्तान में हमें देखने को मिलते हैं, उनमें ये क्या होती है, थोड़ी थिक होती है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं एक्वाटिक प्लांट्स की, है ना, जलीय पौधे होते हैं या फिर जो शेडेड प्लांट्स होते हैं, उनमें क्या होगा, क्यूटिकल की थिकनेस कम होती है या फिर अब्सेंट होती है, ठीक है। अब वो एनवायरनमेंट के बेस पर ये डिपेंड करता है। जैसे जीरोफाइटिक प्लांट जो मरुद्भिद पौधे होते हैं उनमें क्यूटिकल की लेयर जो है वो ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। क्यों, ताकि वाटर जो है वो कम बाहर निकल सके और प्लांट जो है वो क्या है, उसको प्रोटेक्शन मिल सके। जबकि अगर हम एक्वाटिक और शेडेड में बात करते हैं तो इनको तो धूप वैसे ही नहीं मिल रही, अगर आप क्यूटिकल और उस पर लगा दोगे तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इनको वहां पर इतनी जरूरत नहीं है। तो ये डिपेंड कर रहा है कि कैसे एनवायरनमेंट में प्लांट है, उसके बेस पर क्यूटिकल की जो थिकनेस है वो वेरी करती है। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या होता है, एपिडर्मिल जो सेल की जो कॉन्टिन्यूटी होती है वो ब्रोकन हो जाती है स्टोमेटा की प्रेजेंस पर, ठीक है, जिससे आप क्या कहते हो, रंध्र भी कहते हो। तो एपिडर्मल सेल्स ही होती हैं जिसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। जैसे कुछ आउटर लेयर है ना, तो स्टोमेटा यूं प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मल की अगर मैं बात करूं तो वही मरुद्भिद में जो होते हैं वो पिट्स में प्रेजेंट होते हैं, गर्त में हमें देखने को मिलते हैं। क्यों, ताकि वाटर का जो है रिडक्शन कम हो सके, ठीक है। सो स्टोमेटा की प्रेजेंस के कारण जो है इनकी कॉन्टिन्यूटी ब्रोकन होती है। स्टोमेटा को हम डिटेल में अलग लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, इनमें ट्राइकोम्स भी देखने को मिलता है। स्टोमेटा तो होते हैं, उसके अलावा वेरियस टाइप ऑफ ट्राइकोम्स भी वहां पर होते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एपिडर्मिस के फंक्शन की। अब जैसा कि हमने देखा कि एपिडर्मिस क्या है, आउटर लेयर है, बाह्य त्वचा है। तो अब बाह्य त्वचा है तो ये इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ठीक है, सुरक्षा प्रोवाइड करवाएगी इनर टिश्यूज को। तो एक फंक्शन तो ये हो गया। दूसरा इसमें क्या होता है, क्यूटिकल की प्रेजेंस भी होती है, तो क्या होगा, वाटर का जो एक्सेसिव लॉस है वो उसको नहीं होने देगी ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। तो ये एपिडर्मिस की बात यहाँ पर हो जाती है।
ठीक है। तो डर्मल टिश्यू हो जाता है, डर्मल सिस्टम में हम एपिडर्मिस को देखते हैं। उसके बाद सेकंड आता है यहाँ पर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब देखो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम मोनोकॉट और डाइकॉट के केस में अलग अलग होता है, अच्छे से समझ के चलना। अगर मैं डाइकॉट की बात कर रही हूँ, द्विबीजपत्री की बात कर रही हूँ, तो इसमें ये डिफ्रेंशिएटेड होता है कॉर्टेक्स और पिथ में, जैसा कि मैंने डायग्राम में भी बताया था, ध्यान रखना क्वेश्चन आता है। ठीक है। सो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम अगर डाइकॉट की बात करते हैं तो उसमें वो डिफ्रेंशिएटेड होता है, यानी कि कॉर्टेक्स पार्ट होगा और पिथ पोर्शन होता है। इसके बीच में क्या है, वेसिकुलर बंडल्स होते हैं, क्योंकि पिथ तो सेंटर में है। अगर मैं मोनोकॉट्स की बात करती हूँ तो उसमें कोई क्लियर डिलिमिटेशन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें वेसिकुलर बंडल कैसे हैं, बिखरे हुए हैं। ठीक है, स्कैटर्ड होते हैं। डाइकॉट में कैसे होते हैं, रिंग के फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पर तो ग्राउंड टिश्यू वाला पार्ट हो जाता है, ये पिथ पोर्शन हो जाता है। लेकिन मोनोकॉट में तो वो रिंग के फॉर्म में नहीं है, वो तो बिखरे हुए हैं, तो कोई सेंटर पोर्शन होगा ही नहीं। तो ये चीज क्लियर रहेगी। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम डाइकॉट में तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट होगा कॉर्टेक्स और पिथ पोर्शन में, मोनोकॉट में ऐसा नहीं होता। क्लियर है? अब अपन डाइकॉट स्टेम में सबसे पहले देख लेते हैं, जिसमें वो डिफ्रेंशिएटेड होता है। सबसे पहले यहाँ पर हमें आउटर लेयर देखने को मिलती है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम की आउटर लेयर क्या रही, ठीक है, हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो होती है एपिडर्मिस के जस्ट बिलो, नीचे की तरफ देखने को मिलती है। ठीक है। अब हाइपोडर्मिस की जो सेल्स होती हैं वो कॉलन काइमेटस सेल्स होती हैं। अब जब मैंने टिश्यू सिस्टम पढ़ाया था तब भी ये चीज बोली थी कि अगर कॉलन काइमेटस सेल्स होती हैं तो कॉलन काइमा का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, कॉलन काइमा का काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। अगर ये सिलेंड्रिकल स्टेम की बात करेंगे तो कॉन्टिन्यूअस लेयर के फॉर्म में होती है, और अगर एंगुलर स्टेम की बात करते हैं तो ये पैचेस के फॉर्म में होती है। क्लियर है? अब जैसा कि मैंने कहा कि कॉलन काइमा सेल्स की बनी हुई होती है, तो इनका फंक्शन क्या हो जाता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। ध्यान रखना, हाइपोडर्मिस के फंक्शन के बारे में पूछा जाता है, तो आपको दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि अरे यार ये तो कॉलन काइमा सेल से बनी हुई है और कॉलन काइमा का फंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट देना होता है। क्लियर है? अच्छा, अब कई बार क्या होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट भी देखने को मिलता है। अब हाइपोडर्मिस में अगर क्लोरोप्लास्ट है तो ये फोटोसिंथेसिस का काम कर सकती है, तो ये चीज भी ध्यान रखनी है। सो नेक्स्ट अब हम यहाँ पर कॉर्टेक्स की बात करते हैं। ठीक है, हाइपोडर्मिस से नीचे की तरफ कॉर्टेक्स होता है। ये जो है नैरो हो सकता है, यानी कुछ ही सेल से बना हुआ होगा, या फिर वाइड हो सकता है, मल्टी लेयर फॉर्म में हो सकता है। इसकी जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं, देखिए ओवल, राउंड या फिर पॉलीगोनल होती हैं, और पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं। अब देखिए अगर पैरेनकाइमेटस सेल्स है तो जब हमने पैरेनकाइमा पढ़ा था तो ये स्टोरेज का वर्क करते हैं, और इनमें क्या होते हैं, इंटरसेल्युलर स्पेस होते हैं, यानी कि ये जो दो सेल्स होते हैं इनके बीच का ये जो स्पेस है इसे इंटरसेल्युलर स्पेस कहा जाता है। सो कॉर्टेक्स की जो सेल्स होती हैं, पहली चीज तो पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं जिनमें इंटरसेल्युलर स्पेस देखने को मिलते हैं। ठीक है। अगर हम क्लोरेनकाइमा या फिर एसिमिलेटरी पैरेनकाइमा की बात करते हैं तो क्या होता है कि ये जो कॉर्टेक्स पोर्शन है इसकी आउटर लेयर्स जो होती हैं वो क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करती हैं। क्लोरोप्लास्ट वाली जो सेल्स होंगी इन्हें ही क्लोरेनकाइमा या एसिमिलेटरी पैरेनकाइमा कहते हैं। अब बिकॉज क्लोरोप्लास्ट कंटेन कर रही हैं तो इनका फंक्शन क्या हो जाता है, फोटोसिंथेटिक फंक्शन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण ये करती हैं। अब अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ जो जीरोफाइटिक प्लांट्स होते हैं, ठीक है, मरुद्भिद पौधे होते हैं। अब आप मरुद्भिद पौधों को जब देखते हो तो उनकी जो लीव्स होती हैं वो या तो कैसी होती है, बहुत छोटी छोटी होती हैं, है ना, तो या फिर वो रिड्यूस्ड होती हैं। तो उस केस में क्या होता है कि ये जो हमारा कॉर्टेक्स पोर्शन है जिसमें क्लोरोप्लास्ट है, तो वहाँ पर ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो इन प्लांट्स में इसका रोल जो है वो बढ़ जाता है। उसके अलावा कुछ स्पीशीज ऐसी भी होती हैं जो कि लीफलेस होती हैं, लीफ वहाँ पर होती ही नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस का फिर फंक्शन जो है वो यही कॉर्टेक्स की सेल वहाँ पर करती हैं, जिन्हें क्लोरेनकाइमा कहा जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम एक्वाटिक्स की बात करते हैं, जो जलीय पौधे होते हैं, उनमें कॉर्टेक्स जो है एरेनकाइमा बनाता है। एरेनकाइमा क्या होती हैं, ये वो कॉर्टिकल सेल्स हैं जिनमें लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस होते हैं, यानी कि ये जो दो सेल्स होती हैं इनके बीच का ये स्पेस जो है वो बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। क्लियर है?
अब हम बात करते हैं कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। तो कॉर्टेक्स में हमें लैटेक्स ट्यूब, रेजिन डक्ट्स, उसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। क्रिस्टल्स होते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के, टैनिन, फाइबर और स्केलराइड्स, ये सब वहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब हमें ध्यान ये रखना है यहाँ पर कि इसका फंक्शन क्या होता है। सो देखो, पैरेन्काइमा सेल्स हैं तो फूड स्टोरेज रीजन की तरह ये काम करता है। उसके अलावा ये लेटरल ट्रांसपोर्ट करता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स का और वाटर का, ये ध्यान रखना, ठीक है। फोटोसिंथेटिक रीजन की तरह फंक्शन करता है, क्योंकि इसमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट होता है, तो फोटोसिंथेटिक रीजन की तरह ये फंक्शन करता है। और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है जो भी अदर टिश्यू होते हैं स्टेम के, उनको। क्लियर है। वहीं हम बात करते हैं स्टार्च शीट की। तो देखिए, ये इनर मोस्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स की। कॉर्टेक्स की जो अंदर वाली लेयर्स होती हैं वहां पर ये प्रेजेंट होती है, और कहाँ पर देखने को मिलती है, मोस्ट ऑफ डाइकॉट्स में देखने को मिलती है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। अब इनमें क्या होता है, जैसे नाम से भी पता चल रहा है, तो इनमें अबंडेंट स्टार्च ग्रेन्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इनमें कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं होती, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। डाइकॉट्स में होते हैं, इसमें लार्ज ग्रेन्स, वो स्टार्च ग्रेन्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, और कैस्पेरियन स्ट्रिप्स इनमें नहीं होती। क्लियर। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं एंडोडर्मिस की। अब कॉर्टेक्स से जब आप अंदर की तरफ आते हो, हाइपोडर्मिस हुआ, हाइपोडर्मिस के बाद कॉर्टेक्स हुआ, कॉर्टेक्स के अंदर की तरफ एंडोडर्मिस होती है। तो ये इनर मोस्ट लेयर होती है कॉर्टेक्स की। एंडोडर्मिस बाउंड्री बनाती है कॉर्टेक्स और स्टील सिस्टम के थ्रू। अब एंडोडर्मिस से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, वो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की प्रेजेंस होती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की प्रेजेंस कहाँ पर होती है, एंडोडर्मिस में होती है। क्लियर है। अब ये देखिए, कैसी सेल होती हैं, ये कॉम्पैक्ट लिविंग सेल्स होती हैं जिनकी रेडियल वॉल्स जो होती हैं, यानी कि अगर मैं ये इस तरीके से बात करूं तो ये जो इनकी रेडियल वॉल्स होती हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि वाटर का फ्लो जो होता है अंदर की तरफ जाने से रोकती है। जब हम जाइलम फ्लोएम में वाटर कंडक्शन को पढ़ेंगे, प्लांट में ट्रांसलोकेशन किस तरह से होता है, तब हम इस चीज को वहां पर डिटेल में भी देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जो है वो एंडोडर्मिस में होती हैं। क्लियर है। तो ग्राउंड टिश्यू हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है वेसिकुलर टिश्यू सिस्टम। वेसिकुलर टिश्यू सिस्टम में हम एक तो पेरिसाइकिल को देखेंगे और एक वेसिकुलर टिश्यू को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं पेरिसाइकिल की। देखिए, पेरिसाइकिल जो होती है वो सिर्फ डाइकॉट स्टेम में देखने को मिलती है। क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। क्यों ऐसा है कि ये सिर्फ यही मिलेगी, क्योंकि हमने ये चीज देखी है कि भाई मोनोकॉट स्टेम जो होता है वहां पर वेसिकुलर बंडल रिंग के फॉर्म में तो नहीं होते, वो तो बिखरे हुए होते हैं, तो वहां पर पेरिसाइकिल देखने को नहीं मिलती है। क्लियर है। ये जो है ब्रॉड सिलेंडर के फॉर्म में होती है या फिर पैचेस के फॉर्म में होती है। ये क्या करती है, कॉर्टेक्स को वेसिकुलर टिश्यू से सेपरेट करती है, ठीक है। क्लोजली पैक्ड फाइबर से ये बनी हुई होती है। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर बात करते हैं वेसिकुलर टिश्यू की। अब वेसिकुलर टिश्यू जो होता है ये प्रेजेंट होता है स्ट्रैंड्स के फॉर्म में, जिसे आप क्या कहते हो, वेसिकुलर बंडल्स कहते हो, ठीक है। अगर हम यहाँ पर प्राइमरी स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो वेसिकुलर टिश्यू किससे बनकर आएंगे, प्रोकैम्बियम से बनकर आते हैं, है ना। यही हमने देखा था। अब डाइकॉट में कैसे होते हैं, मोनोकॉट में कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो डाइकॉट में वेसिकुलर टिश्यू जो है वो रिंग के फॉर्म में होते हैं, मोनोकॉट में स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर जाइलम की बात करती हूँ तो यहाँ पर जो जाइलम है वो एंडार्क फॉर्म में होता है। एंडार्क का मतलब क्या है कि जो प्राइमरी जाइलम है वो सेंटर की तरफ बनकर आता है, ठीक है। प्राइमरी जाइलम सेंट्रीफ्यूगली होता है। सेंट्रीफ्यूगली का मतलब है कि जो प्रोटोजाइलम है वो सेंटर पर होगा और जो मेटाजाइलम है वो पेरीफेरी की तरफ होगा। यानी कि जो सबसे पहले बनने वाला जाइलम है जिसे हम प्रोटोजाइलम कहते हैं वो सेंटर की तरफ बनेगा, यानी जाइलम पहले सेंटर पर बनेगा, फिर जो है वो पेरीफेरी की तरफ बनेगा। क्लियर है। अब हम बात करते हैं ओपन बंडल्स क्या होते हैं। देखो, यहाँ से अच्छे से समझना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ओपन बंडल्स जो है वेसिकुलर बंडल का ही टाइप है जो कि डाइकॉट्स में देखने को मिलता है। तो आपसे पूछा जाता है कि वेसिकुलर बंडल डाइकॉट में किस तरीके के होते हैं, तो ओपन बंडल्स होते हैं। क्या होता है, ये तो हमने देखा कि जो प्रोकैम्बियम होती है वो यहाँ पर वेसिकुलर टिश्यू बनाती है। तो क्या होता है इस केस में, ओपन बंडल में प्रोकैम्बियम जो है वो जाइलम
और फ्लोएम ये तो बना ही गी, इसके अलावा जो है इसमें कुछ रेसिडुअल मेरिस्टेम भी बचा रहता है, कुछ रेसिडुअल मेरिस्टेम भी बचा रहता है, यानी पूरी तरीके से ये जाइलम और फ्लोएम में डिफरेंशिएट नहीं होती, कुछ पार्ट होता है जो मेरिस्टेम के फॉर्म में बचा रहता है, और यही रेसिडुअल मेरिस्टेम जो होती है वो इनके यहाँ पर बीच में प्रेजेंट रहती है, ठीक है, यहाँ प्रेजेंट रहती है, और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है इंट्राफेसिक्यूलर, इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम। क्या कहते हैं, इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम, यानी कि ओपन बंडल्स डाइकॉट के केस में होते हैं, इसमें फ्लोएम और जाइलम के बीच का ये जो पार्ट है रेसिडुअल मेरिस्टेम, जिसे हम इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम कहते हैं, ये हमेशा प्रेजेंट होता है। इसे ओपन किस तरीके से कह रहे हैं, बिकॉज ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, तो ये क्या है, डिवीजन कर सकती हैं, तो एक तरीके से क्या है, ये ओपन फॉर्म में है, क्लोज्ड फॉर्म में नहीं है, इसमें वृद्धि जो है वो हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। सो क्लियर है ये चीज, ओपन बंडल डाइकॉट के केस में होता है, इसमें फ्लोएम और जाइलम के बीच में इंट्राफेसिक्यूलर कैम्बियम प्रेजेंट होती है, जो कि ग्रोथ करके आगे क्या बनाएगी, सेकेंडरी ग्रोथ बनाएगी। क्लियर है यहाँ पर। आगे बात करते हैं क्लोज्ड बंडल की, तो क्लोज्ड बंडल मोनोकॉट्स में होते हैं। मोनोकॉट्स में क्लोज्ड बंडल का क्या मतलब है कि यहाँ पर जो हमारे प्रोकैम्बियम सेल है ये सिर्फ जाइलम बनाएगी और फ्लोएम बनाएगी, यानी कोई भी रेसिडुअल मेरिस्टेम इनके बीच में नहीं है। देखो ये फ्लोएम पार्ट है, ये जाइलम पार्ट है, यानी अब यहाँ पर कोई ग्रोथ आगे नहीं हो सकती है। और ये चीज हमको पहले भी क्लियर है कि डाइकॉट के केस में हमें सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, मोनोकॉट के केस में हमें देखने को नहीं मिलती। तो मोनोकॉट में क्या है, यहाँ पर क्लोज्ड बंडल्स होते हैं, यानी कि वो आगे ग्रोथ जो है वो वहां पर शो नहीं करते हैं। क्लियर है। यहीं पर ही जो है बंडल्स के और टाइप हम देख लेते हैं। कोलैटरल बंडल, कोलैटरल बंडल का मतलब क्या है कि फ्लोएम जो होता है वो आउटर साइड पर होता है, और यूजुअली ऐसा ही हमें देखने को मिलता है कि हमेशा फ्लोएम जो है वो यहाँ बाहर की तरफ है और जाइलम जो है वो अंदर की तरफ होता है, सेंटर की तरफ होता है। क्लियर है। वहीं अगर हम बाइकोलेटरल वेसिकुलर बंडल्स की बात करते हैं तो ये कुछ फैमिलीज में देखने को मिलता है, जैसे सोलेनेसी, कुकुरबिटेसी और एपोसाइनेसी। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बाइकोलेटरल वेसिकुलर बंडल कौन सी फैमिलीज में देखने को मिलते हैं। सो इसमें क्या होता है, फ्लोएम जो होती है आउटर साइड पर तो होती ही है, लेकिन जाइलम की अंदर की तरफ भी देखने को मिलती है, जिसे इंटरनल फ्लोएम कहते हैं। ठीक है। सो नॉर्मली आपने क्या देखा, कोलैटरल बंडल्स जो यूजुअली देखने को मिलते हैं उनमें फ्लोएम जो है वो सिर्फ बाहर की तरफ होती है, जाइलम अंदर होता है। लेकिन बाई कोलैटरल का मतलब क्या है, बाई मतलब दोनों तरफ, यानी फ्लोएम आउटर तरफ भी है और इनर साइड भी है। तो ये आउटर फ्लोएम पोर्शन हो गया, ये आउटर कैम्बियम, जाइलम ये इनर कैम्बियम और ये इनर फ्लोएम होता है। किस फैमिली में होता है ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। आगे बात करते हैं यहाँ पर मेडुलरी वेसिकुलर बंडल्स की। मेडुलरी वेसिकुलर बंडल्स क्या होते हैं कि वेसिकुलर बंडल नॉर्मली जहाँ प्रेजेंट है वहां तो होते ही हैं, उसके अलावा पिथ पोर्शन में भी देखने को मिलते हैं डाइकॉट के केस में। और ऐसा किस फैमिलीज में देखने को मिलता है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है। इसी तरीके से कॉर्टिकल बंडल्स होते हैं, किस फैमिली में होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। कॉर्टिकल बंडल्स क्या है, कॉर्टेक्स में भी प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। अब जब हम मोनोकॉट्स के वेसिकुलर बंडल को एक बार देख लेते हैं। ठीक है। ये तो हमने देखा कि मोनोकॉट्स के वेसिकुलर बंडल्स कैसे होते हैं, क्लोज्ड होते हैं, उनके बीच में कैम्बियम नहीं होती, सिर्फ जाइलम है, फ्लोएम है। दूसरे कैसे होते हैं, कोलैटरल होते हैं, यानी कि ये जो है आउटर साइड पर तो हमें फ्लोएम देखने को मिलता है, ठीक है, और ये इनर साइड पर हमें जाइलम देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर हम जाइलम के केस की बात करते हैं तो जाइलम इसमें किस फॉर्म में होता है, ऐसे वाई के फॉर्म में देखने को मिलता है। ठीक है, यूं वाई के फॉर्म में होता है। ठीक है। तो इसमें क्या है, 4 वेसल्स होती हैं, 2 मेटाजाइलम्स जो होती है वो तो यहाँ पर टिप पर प्रेजेंट होती है, ये मेटाजाइलम 2 टिप पे प्रेजेंट होती है, और 2 प्रोटोजाइलम जो होती हैं, प्रोटोजाइलम वेसल्स जो होती हैं वो यहाँ पर बेस पोर्शन पे प्रेजेंट होती है। ठीक है। और फ्लोएम वाला जो पोर्शन होता है वो यहाँ पर मिड में देखने को मिलता है। तो जाइलम कैसा है मोनोकॉट के केस में, वाई के केस में है, मतलब इस ऐसी पोजीशन में होता है जाइलम मोनोकॉट के केस में, और फ्लोएम जो है वो इसकी यहाँ पर मिड पोर्शन में होता है। क्लियर है।
अब देखो वैसे तो नॉर्मली मोनोकॉट में वैसे होते हैं, लेकिन कई बार जो है इसमें वेसिकुलर बंडल कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में भी होते हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये किस में होते हैं, मोनोकॉट में होते हैं। दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं एम्फी वेसल और एक होते हैं एम्फी क्राइबल। एम्फी वेसल में क्या होता है कि जाइलम तो मिड पोर्शन, वो फ्लोएम जो है वो मिड पोर्शन में होता है, जाइलम जो है वो बाहर की तरफ होता है, जो कि नॉर्मली नहीं होता ऐसा। ठीक है, सो एम्फी वेसल में क्या होगा, फ्लोएम जो है वो मिड में है, जाइलम बाहर की तरफ है। और एम्फी क्राइबल में क्या होता है, जाइलम मिड में है, फ्लोएम बाहर की तरफ है। बहुत बार पूछा जाता है कि एम्फी वेसल बंडल जो होते हैं उसमें जाइलम और फ्लोएम की पोजीशन आपसे पूछ ली जाती है। ठीक है, सो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब लास्ट यहाँ पर सेंटर पार्ट पर आते हैं, जो सिर्फ हमें डाइकॉट के केस में देखने को मिलेगा, पित्त पोर्शन पर आते हैं। ठीक है, सो सेंटर में ये प्रेजेंट होते हैं और वेसिकुलर बंडल्स जो होते हैं उनसे इनक्लोज्ड होते हैं। ठीक है, कैसी होती हैं, लूजली अरेंज्ड पैरेनकाइमेटा सेल्स होती हैं, बिकॉज अगेन पैरेनकाइमा सेल्स है तो इनका स्टोरेज फंक्शन होगा। ठीक है, इनमें क्या होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं जो स्टार्च का फॉर्मेशन करते हैं, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर नहीं होता। उसके अलावा क्या क्या इनमें प्रेजेंट होता है ये भी आपको ध्यान रखना है। अब क्या होता है, इनका जो आउटर पार्ट होता है उनमें स्मॉल सेल्स हमें देखने को मिलती हैं जो कि थिक वॉल्स वाली होती हैं। छोटी छोटी सेल्स हैं, इनकी वॉल्स थिक होती हैं, जिसे हम प्री मेडुलरी जोन या मेडुलरी शीट कहते हैं, ये ध्यान रखना। मोनोकॉट के केस में मैंने कहा कि मोनोकॉट के केस में पित्त पोर्शन नहीं होता क्योंकि इसमें वेसिकुलर बंडल्स बिखरे हुए होते हैं। याद रहेगी ये चीज। डाइकॉट स्टेम में अगर हम बात करते हैं तो जो वेसिकुलर बंडल्स होते हैं उनके बीच का स्पेस पार्ट होता है, वहां पर कुछ पैरेनकाइमेटा सेल्स होती हैं जो कि इस पित्त पोर्शन को कॉर्टेक्स पोर्शन से क्या है, कनेक्ट करती हैं, और इसे ही क्या कहा जाता है, मेडुलरी रेज कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। मैंने हर एक टर्म को आपको अच्छे से समझाया है। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। और हाँ, ये जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है हम कल इसकी पढ़ेंगे। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग इंटरेस्टिंग लेक्चर्स। थैंक यू।